हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक को समराइज करने वाले हैं और इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल है। नेपोलियन हिल ने इस बुक को बनाने के लिए अपने 30 साल लगा दिए थे। हजारों अमीर लोगों के इंटरव्यू लेकर ये बुक बनाई है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलेनियर मल्टी मिलेनियर थे। तो नेपोलियन हिल ने कुल अपने 30 साल लगा दिए और अमीर अमीर लोगों की इंटरव्यू ली कि वो लोग क्या ऐसा लॉ फॉलो करते हैं जिसके कारण वो अमीर है, क्या ऐसा रूल्स फॉलो करते हैं। तो इस बुक में दिया है, जिसको हम लोग आज समराइज करने वाले हैं। चलिए आते हैं इस बुक पे। इस बुक को खोलते ही आपको पहला कोट्स मिलेगा, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी हम लोग सोचते हैं या जो हम लोग का माइंड सोचता है वो सब हम लोग कर सकते हैं, बट एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए और हम लोग का थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। इसलिए बताया, पहला ही कोट्स नेपोलियन हिल ने बुक के पहले ही पेज में लिख दिया है कि वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव, जो भी मस्तिष्क सोच सकता है वो सब कर सकता है। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर है और एक इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में जो मुख्य कोट्स है वो बताना चाहूँगा। सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। सक्सेस उनको मिलती है जो सक्सेस के लिए जागरूक होते हैं। एंड फेलियर कम दोज हु इंडिफरेंटली अलाउ देमसेल्फ टू बिकम फेलियर कॉन्शियस। मतलब फेलियर उनको मिलती है जो फेलियर के प्रति उदासीन रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया फेलियर्स कम्स टू दोज हु इंडिफरेंटली, मतलब उदासीन रूप से अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनको फेलियर मिलती है। जबकि सक्सेस उनको मिलती है जो हमेशा जागरूक रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। तो नेपोलियन हिल बोलते हैं कि ये जो डिजायर है ये हम लोग का सबसे पहला स्टेप है रिच बनने का। तो डिजायर वैसा होना चाहिए कि जो इग्नाइटेड हो, दिल में जलता हुआ हो। नेपोलियन हिल एक बर्निंग डिजायर की बात कर रहे हैं, वैसा डिजायर जो टाइम के साथ साथ दिल में एक्सपेंड होता हो, नॉट कि टाइम के साथ साथ एक विशफुल थिंकिंग की तरह खत्म हो जाता हो। नेपोलियन हिल बात करें यहाँ पे बर्निंग डिजायर, कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए बर्निंग डिजायर चाहिए दिल में। तो इसकी बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल, जो इस बुक में लिखा गया है। अब डिजायर का पहला क्वेश्चन है, ए बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट विच द ड्रीमर मस्ट बी टेकन ऑफ। बर्निंग डिजायर एक बर्निंग डिजायर टू डू, मतलब बर्निंग डिजायर कुछ करने का या अपने आप को कैपेबल बनाने का, ये होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है जो कि रिच बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए। तो पहला स्टेप कोई भी ड्रीमर के लिए डिजायर काम करता है। तो आपका एक डिजायर होना चाहिए। और डिजायर कैसा होना चाहिए? डिजायर तुरंत अमीर बनने का डिजायर नहीं होना चाहिए। अमीर बनने का डिजायर सही है, बट अपने आप को कैपेबल बनाने का डिजायर होना चाहिए। नॉट कि आप उस अमीर बनने के लिए या अपने पैसे के लिए किसी और पे डिपेंड रहो। खुद अमीर बनने की बात की गई है कि आप अपने आप को कैसे कैपेबल बनाते हो, उसकी बात नेपोलियन हिल फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं, जिसका नाम है डिजायर। ठीक है, डिजायर, और वो डिजायर की बात करें जो हमेशा इग्नाइट करता रहो, आपके दिल में हमेशा जलता रहो, डेली आपको याद आता रहे वो डिजायर, डेली टाइम के साथ साथ वो आपके दिल में एक्सपेंड होता रहे, उस डिजायर की बात। और उस डिजायर को डेवलप करने के लिए नेपोलियन हिल ने छोटे छोटे स्टोरीज और बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं कि आप कैसे वो डिजायर डेवलप कर सकते हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा बुक्स को। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का फेथ। फेथ मतलब आस्था, मतलब हम लोग को आस्था डेवलप होना हो। एक तो डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर। उसके बाद हम लोग को जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आस्था उसमें होना जरूरी है। उस काम से प्यार होना जरूरी है, उस काम में लगाव होना बहुत जरूरी है। ये नेपोलियन हिल बताते हैं। और इसमें फेथ के बारे में कहते हैं, फेथ इज द स्टेट ऑफ माइंड विच में इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। फेथ आपका कैसे बनेगा? वो ऑटो सजेशन से बनेगा। ऑटो सजेशन क्या होता है? आत्म सुझाव, जो आप अपने ही अंदर अंदर कुछ कुछ अपने आप को बोलते हो। तो वो इन्वायरमेंट अपने माइंड का, उसकी बात की है कि कैसे आप आस्था डेवलप कर सकते हो अपने काम में, और वैसा काम जिससे आप प्यार करते हो या उस काम से आपको बहुत लगाव है, उस काम की बात कर रहे हैं, जो कि सेकेंड स्टेप ऑफ रीच है। विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ टू अटेनमेंट डिजायर। किसी भी डिजायर को प्राप्ति करने के लिए, यानी उसको अचीव करने के लिए, ये फेथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए नेपोलियन सेकेंड स्टेप रीच का बताते हैं
कि फेथ इज द सेकेंड स्टेप ऑफ रीच। इसमें लिखा है फेथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड विच में इंड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय अफर्मेशन और रिपीटेड इंस्ट्रक्शन। फेथ कैसे हो सकता है आप हम लोग के थॉट में? तो फेथ के लिए हम लोग को रिपीटिशन करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सही डायरेक्शन में, उस काम के लिए, उस गोल के लिए, किसी बड़े गोल के लिए। तो उसकी बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल, और फेथ डेवलप करने का सारा प्रोसेस नेपोलियन हिल ने बताया है। तो वो उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, द थर्ड स्टेप ऑफ रीच, दैट इज ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन। अब बार बार उसको रिपीट करते रहो, कोई भी काम को, मतलब बार बार उसको करते रहो। लिखा है द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपने माइंड को प्रभावित करने के लिए आपको ऑटो सजेशन करना ही पड़ेगा। कोई भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको टाइम निकाल के उस फील्ड के बारे में अपने आप को अकेले में ऑटो सजेशन करना पड़ेगा, तभी आपका माइंड उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसलिए बोलते हैं नेपोलियन हिल कि द थर्ड स्टेप ऑफ रीच इज ऑटो सजेशन। इसमें लिखा है नॉट थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन बी इंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। कोई भी थॉट हो वो विदाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन के नहीं जाता है हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को देखते हैं तो जब तक हम लोग उस विजुअलाइजेशन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं तब तक वो ऑटो सजेशन नहीं बन पाता है, ना ही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तभी वो बार बार रिपीट होता है। तो आपको जो भी सक्सेसफुल होने के लिए जो भी कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, अपने आप को आत्म सुझाव देना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, तभी आप उस डायरेक्शन में बार बार एक्शन लोगे। तो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रीच। ऑटो सजेशन में एक और चीज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। Auto suggestion is a term which apply all the suggestion and all self stimuli which reaches one's mind through the five senses। मतलब ऑटो सजेशन जो होता है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उसके द्वारा आता है, यानी आंख, कान, नाक और जो भी हम फील करते हैं उसके द्वारा ऑटो सजेशन हमारे माइंड में आता है। तो ऑटो सजेशन आपको सक्सेस के लिए करना पड़ेगा, अपने आप को आत्म सुझाव यानी अपने आप को सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ उस सक्सेस से रिलेटेड बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा अपने विजुअलाइजेशन को। इसमें इस बात को कही जा रही है। दिस इज द थर्ड चैप्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर, दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ रीच। इसमें कहा गया है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नेपोलियन हिल उस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एल्वा एडिसन जो कि बल्ब के आविष्कारक थे, वो मात्र 3 ही मंथ स्कूलिंग करे, फिर भी वो एक बहुत बड़े मल्टी मिलेनियर थे और बहुत बड़े इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे। तो वो कैसे बने? उनके पास क्या था? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो नॉलेज किसी डिग्री की नहीं लिए, किसी भी कॉलेज की डिग्री उनके पास नहीं थी। उनके पास क्या था? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी उस फील्ड में उस फील्ड से रिलेटेड उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी, उसके बाद अप्लाई किया। तो ये अप्लाई करना अपने नॉलेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिच बनने के लिए। तो इसकी बात नेपोलियन हिल कहते हैं। और नेपोलियन हिल 1-2 साल स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि आप जिस फील्ड में मास्टर करना चाहते हो या जिस फील्ड में सक्सेस को अचीव करना चाहते हो उस फील्ड का आप है ना कंटिन्यूअस हमेशा नॉलेज लेते रहो, उससे पीछे मत हटो। दैट इज द कॉल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच बी डेवलप्ड द क्वालिटी टू बिकमिंग रिच। हम लोग को करना ही पड़ेगा। अब है फिफ्थ चैप्टर, इमेजिनेशन। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इमेजिन करना आपको सक्सेस को जरूरी है। अब इमेजिनेशन में भी एक चीज है कि आपको गलत चीजें इमेजिन नहीं करना, सिर्फ पैसा इमेजिन नहीं कर रहा है, आपको अपनी सक्सेस, आपको काम को इमेजिन करना है कि मैं कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल बिजनेस की तरह कैसे मैं काम कर रहा हूं, वो 5 साल बाद मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, उस चीज को विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। उसकी बात नेपोलियन हिल कर रहे हैं। और इसमें एक कोट्स है, द ओनली लिमिटेशन इन व्हाट विच वन सेट्स अप वंस ऑन माइंड, कि जो लिमिटेशन है वो सारी माइंड के लेवल पे है। हम लोग का इमेजिनेशन लेवल आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन मतलब पहला ऐसा यंत्र बनाया जो हवा में उड़ सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? इमेजिनेशन। कुछ भी अपनी सक्सेस को भी अचीव करने के लिए उसी तरह आपको इमेजिनेशन चाहिए कि आने वाले 5 सालों बाद मेरी ये कंपनी होगी, या आने वाले 5 सालों बाद मैं ये कर रहा हूँ और इसके थ्रू मेरे पास इतना पैसा आएगा। तो ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है।
कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। इसकी बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल। नेक्स्ट चैप्टर इज 6th चैप्टर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब चीज कर लेते हैं, डिजायर भी बना लेते हैं, बट प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग मतलब क्या, अगले 1 दिन 2 दिन या अगले 1 मंथ 2 मंथ में मैं क्या कर रहा हूं, उसका प्लानिंग मतलब पेन कॉपी पे आपका लिखा हुआ प्लान कि मैं अगले 2 साल ये करूंगा, अगले 2 मंथ ये करूंगा। सारा प्लान आपका होना जरूरी है, और वो प्लान आपका रियलिटी के बेस पे होना चाहिए, और आप उस प्लान के थ्रू एक्शन भी ले रहे हो, नॉट कि सिर्फ प्लान बना लिया। तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ सक्सेस। इसलिए नेपोलियन हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बात कर रही हैं, जो कि हमारा 6th चैप्टर है, कि आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। अब इसमें कोट से एक, सक्सेस रिक्वायर्स नो अपोलाइजेस, फेलियर परमिट्स नो अलाइबस। मतलब सक्सेस अगर आप होते हो तो आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कोई लोग आपसे ईर्ष्या करेगा, बहुत सारे लोग आपसे जलेंगे या आपको नीचे गिराएंगे, तो आप वहां पे आप नीचे नहीं गिरना है आपको। वहां पे आपको कोई अलाइबस, किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई तुझे हर्ट हो रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड फेलियर्स परमिट नो अलाइबस। और अगर आप फेल होते हो तो कोई अलाइबस मत दो, मतलब कोई बहाना मत दो, उस फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो। इसकी बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल ऑर्गेनाइज प्लानिंग में। ऑर्गेनाइज प्लानिंग वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो उस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है डिसीजन। तो नेपोलियन हिल बताते हैं कि जितना भी वो जब हजारों लोगों को एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो ज़्यादातर फेलियर का रीजन है वो क्या है, लोग डिसीजन अच्छे से नहीं लेते हैं। मतलब 7th स्टेप ऑफ रिच, कि आपको डिसीजन फॉर्मली लेना है। जो भी आप डिसीजन लेते हो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये नेपोलियन हिल बताते हैं इस बुक में, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो सोचते रह जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज द अपोजिट ऑफ डिसीजन, यानी काम को टालना। काम को हम लोग क्यों टालते हैं, क्योंकि उस काम के प्रति हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए थ्रू दिस बुक, इस बुक के अनुसार, कि आपका ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि जो भी आप डिसीजन लो तो उस पर अडिग रहो, और वो डिसीजन आपके लिए सही होना चाहिए और उस पर अडिग रहो, नॉट कि आप डिसीजन को बदल लो। क्योंकि सक्सेसफुल होने की जो क्वालिटी देखी नेपोलियन हिल में, उसमें देखा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी मिलेनियर लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन पे टिके रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। बट फेलियर होने की क्वालिटी नेपोलियन हिल ने क्या देखी, कि जो फेल होते हैं वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, या डिसीजन बहुत लेट लेते हैं, और डिसीजन लेट लेने के बाद भी डिसीजन को तुरंत बदल लेते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना है, डिसीजन लेना है जल्दी, और उसको बदलना नहीं, उस डिसीजन पे अड़े रहना है और उस पर एफर्ट करना है। तो हम लोग का शायद काम को टालना भी खत्म हो जाएगा। काम में हम लोग डिसीजन लेंगे कि आज हमको 1 दिन में खत्म करना है, तो उस तरह हम लोग डिसीजन वाली क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगेन हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, जो 8th चैप्टर है, दैट इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स डेली वर्क करना। द 8th स्टेप ऑफ रिच, द सब्सटेंट एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस्ड फेथ। मतलब परसिस्टेंस के थ्रू ही आप आस्था को डेवलप कर सकते हो, ये बात कह रहे हैं नेपोलियन हिल। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंस यानी डेली मेहनत करना। क्यों, आपका कोई डिजायर है उसके प्रति आपको डेली मेहनत करना ही पड़ेगा। रिच बनने की एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी होती है परसिस्टेंस, या सक्सेसफुल बनने के लिए तो आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा। जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए तब तक आपको उस गोल के प्रति डेली काम करना पड़ेगा, डेली एफर्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते। और इसमें नेपोलियन हिल बताते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ परसिस्टेंट, कि आपका परसिस्टेंस क्वालिटी रहेगा, यानी आप डेली मेहनत करते हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। जो परसिस्टेंट है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अब इसमें कोट्स है, एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इन द सीड्स ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। जितना भी फेलियर्स है वो है ना उसके बराबर का सीड्स सक्सेस का बो देता है। बस आपको उस फेलियर को एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप उस फेलियर से आप सीख सकते हो और उसके बराबर के सक्सेसफुल अगले बार उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो फेलियर से नहीं डरना है और परसिस्टेंट रहना है। फेल हो भी गए फिर भी आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो रिचेस्ट बनने की क्वालिटी है।
जो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब इसमें एक कोट से, रिच डू नॉट रिस्पॉन्ड विशेज, रिच विशेज से नहीं बनते हैं। ज्यादातर लोगों का विशेज होता है रिच बनने का, बट यहाँ पे लिखा हुआ रिच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेज, रिच विशेज से नहीं बनते, इच्छा से आप नहीं बन सकते। दे रिस्पॉन्ड ओनली डेफिनिट प्लान, आपको एक डेफिनिट प्लान चाहिए, पेन कॉपी पे एक डेफिनिट प्लान चाहिए, बैक्ड बाय डेफिनिट डिजायर थ्रू कॉन्स्टेंट परसिस्टेंस। मतलब वो प्लान है ना, बैक्ड बाय डेफिनिट डिजायर, एक पक्का डिजायर होना चाहिए और वो परसिस्टेंटली फॉलो हो, डेली फॉलो हो, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे नेपोलियन ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। द 9th स्टेप ऑफ रिच, द मास्टर माइंड। अगेन द पावर ऑफ मास्टर माइंड, ये आपको बहुत जरूरी है रिच बनने के लिए। अब मास्टर माइंड क्या होता है, हम लोग का ब्रेन जो है वो अकेले सब काम नहीं कर सकता, तो हम लोगों को लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपको अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे अगर आपको पावर एक्वायर करना है और एक अपना बड़ा बिजनेस खोलना है। उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं तभी आप लोगों से मिलोगे, लोगों को सपोर्ट मिलोगे, अच्छे लोगों को खुद ढूंढ के, तभी आपके साथ मास्टरमाइंड प्रिंसिपल काम करेगा और आपका जो डिजायर होगा वो आपका अकेला नहीं रहेगा। 2 आदमी मिलके काम करेंगे तो वो डिजायर जल्दी से जल्दी कुछ नया रूप ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कंपनी होती है तो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो पूरे कंपनी के एफर्ट से प्रोडक्ट बनता है, तो वो काम आसान होता है जब सब लोग उसमें अपना स्पिरिट डाल देते हैं। तो इसलिए हम लोग को द मास्टरमाइंड अलायंस को करना जरूरी है, बट पहले हम लोग पीछे वाले प्रिंसिपल को मास्टर करेंगे, उसके बाद लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। 9 चैप्टर तक हम लोग कवर कर चुके हैं, यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच के अगले 4 चैप्टर को अगले वीडियो में कवर कर रहेंगे। अगर आप लोगों को ये बुक खरीदना है थिंक एंड ग्रो रिच, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, किसी भी लैंग्वेज में आप खरीद सकते हो और अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो, रिच बन सकते हो। और ये अलग अलग कवर पेज में आती है, सबका कंटेंट सेम ही है, तो आपको घबराना नहीं है। आप वो बुक खरीदिए, पढ़िए और आपके लिए ये बहुत ही इफेक्टिवली बुक होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे वाले चैप्टर को समराइज करते हुए बनाएंगे और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।